Hello student, this is Pooja Kumari. Let's continue the chapter of economics जो हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिव है और या फिर नॉर्मेटिव है, कि दोनों ही है, मतलब पॉजिटिव साइंस है कि नॉर्मेटिव साइंस है। हिंदी में आप देख सकते हो यहाँ पे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति, वास्तविक और आदर्श विज्ञान। अब इसमें साथ ही साथ पहले तो आप वास्तविक विज्ञान क्या होता है और आदर्श विज्ञान क्या होता है, पहले आपको जो ये बुक है वो आपको पहले बताएगी कि दोनों का क्या क्या डेफिनेशन है, ठीक है। और फिर उसके बाद दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम जानेंगे, और क्या दोनों को अगर हम अलग अलग करके इकोनॉमिक्स को देखते हैं, अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो क्या ये सुटेबल है कि दोनों को साथ में लेकर हमको इकोनॉमिक्स में आज की एरा में लेके चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में, यानी कि इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस कैसे है। देखोगे प्रोफेसर JB से, जो हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था, जो सब्जेक्ट मैटर था उसको 4 वर्गों में बांटा गया था, तो आप वहाँ पर भी देखे थे नाम प्रोफेसर JB से का, सीनियर का, एवं प्रोफेसर रॉबिन्स। ये जो अर्थशास्त्री जो थे, जैसे अर्थशास्त्रियों ने, इन लोगों ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान की श्रेणी में रखा है। इन लोगों ने मतलब बोला है कि जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, पॉजिटिव साइंस है, ठीक है। कैसे, ये लाइन बहुत ही महत्व है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जो समस्याओं को वे जैसी हैं, एज दे आर, जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या जैसी है वैसे ही उसके रूप में अध्ययन करता है। जैसे कि आज जो कोरोना के चलते लॉकडाउन हो रखा है, तो आज हमारी सबसे, अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में अगर देखें, अगर अर्थशास्त्र के बेस पे अगर स्टडी हम करें, समस्या तो बहुत सारी क्रिएट हो चुकी है, बट कोरोना के चलते जो लॉकडाउन हो गया है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमारा जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी एक्टिविटी वो पूरी तरह से फॉल डाउन हो चुका है। हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिर चुका है। हमारी GDP क्या हो गई है, गिर चुकी, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये जो समस्या है जैसी है उसी रूप में आपको स्टडी करना है। इसमें आपको आगे पीछे नहीं करना कि ऐसा होता वैसा होता, ये होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था, ये सब आप डिस्कशन नहीं कर सकते। जो अभी है उसी पर आपको स्टडी करना है, जो वास्तविक है, ठीक है। तो वास्तविक विज्ञान में केवल 2 लाइन, ये 2 वर्ड आपको ध्यान में हमेशा रखना है एग्ज़ाम में भी, और ये एग्ज़ाम में आपको लिखना भी है अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला कारण और उसका परिणाम। अगर जो भी समस्या है, ये अगर समस्या आई, ठीक है, तो ये समस्या आने का कारण क्या था, पहला। दूसरा, अगर ये समस्या आ गई है तो अब इसका परिणाम क्या होगा, इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो वही है यहाँ पे कॉज एंड इफ़ेक्ट। कॉज दैट इज़ कारण और परिणाम दैट इज़ इफ़ेक्ट के संबंध का विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। कहाँ पर विश्लेषण किया जाता है, वास्तविक विज्ञान के तहत। आर्थिक पहलुओं में क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका क्वेश्चन होता है कि ये जो समस्या है ये क्या है, व्हाट इज़, ये है एक्चुअली क्या। पहलुओं में क्या है, व्हाट इज़ इंग्लिश में, का विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया जाता है। और क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी, जैसे नीतिगत पहलू को अर्थशास्त्र में नहीं जोड़ा जाता। इन जो अर्थशास्त्र जो है, जो ये इकोनॉमिस्ट हैं, इनका मानना है कि हमें जो भी समस्या है उसको हम ये बोलकर देखें कि ये क्या है, ठीक है, इसका क्या कारण था और इसका क्या परिणाम होगा, ये इस पर डिस्कशन करते हैं। ये कभी भी डिस्कशन नहीं करेंगे ये कि क्या होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने इस लाइन को इस समस्या में नहीं जोड़ा, ठीक है। तो इन अर्थशास्त्रियों के विचार में आर्थिक विश्लेषण की प्रत्येक शाखा में कारण, हर एक ब्रांच में इनका जो भी आर्थिक विश्लेषण अगर ये करते हैं, जो भी इनका विचार है उसमें, जो भी ये इकोनॉमिक्स, हमारा जो भी इकोनॉमिक विश्लेषण एनालिसिस जो इनका होगा, उसके प्रत्येक ब्रांच में इनका कारण और परिणाम का संबंध हमेशा निर्धारित किया
जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, उदाहरण में आप देखिएगा, और इस चीज़ को मैंने पढ़ाया भी था पार्ट वन जो हमारा वीडियो था उसमें, नहीं पार्ट वन मैंने, आई थिंक तो पार्ट टू में मैंने पढ़ाया था। हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी था, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपने पढ़ा भी था, कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा भी था, राइट। तो देखो यहाँ पे इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेस पर आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं। नंबर वन जो तुम्हारा है कंजप्शन। कंजप्शन में आप क्या देखते हो, उपयोगिता हाश नियम। देखिए उपयोगिता हाश नियम को इंग्लिश में हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। ये एक चैप्टर है हमारा कंज्यूमर का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, वहाँ पर आप इसको पढ़ोगे, पूरा डेप्थ में आप पढ़ोगे। बस अभी आप इतना जानो कि उपयोगिता हाश नियम बढ़ते हैं, बढ़ते उपभोग, जैसे कि हम खाना खाते, सपोज दैट हम खाना खा रहे हैं, वी आर ईटिंग एवरी डे, ठीक है। तो आप जब पहली रोटी लेते हो तो आपकी यूटिलिटी उस समय ज़्यादा होती है, सेटिस्फैक्शन आपको होगा। फिर धीरे धीरे आपकी यूटिलिटी वहाँ पे क्या होते जाएगी, आपकी वहाँ पे घटते जाएगी। जैसे जैसे आप कंजप्शन बढ़ाते जाएंगे तो आपकी यूटिलिटी क्या होते जाएगी, घटते जाएगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही बोला जा रहा है कि उपयोगिता हाश के नियम जो बढ़ते उपभोग है, तो ये जो लाइन है कि ये एक क्या हो गया, कारण हो गया, और उसके कारण के इस कारण के चलते घटती उपयोगिता वो क्या हो गया, परिणाम। बाद में आप एक टाइम ऐसा आएगा, आप बोलोगे कि अब मेरा भूख खत्म हो गया, अब इसके बाद मैं रोटी नहीं लूँगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका वो वहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो उपयोगिता है वो क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया कंजप्शन से। दूसरा क्या है, उत्पादन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। यहाँ भी आपके बुक में बोलता है उत्पत्ति हास नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये भी आप जब चैप्टर पढ़ोगे, प्रोडक्शन चैप्टर, वहाँ पे पूरे डेप्थ में आपको ये नॉलेज मिलेगी, लाइन बाय लाइन मैं वहाँ भी पढ़ाऊँगी। तो उत्पत्ति हाश नियम में भी क्या होगा कि उत्तरोत्तर इकाइयों के बढ़ते प्रयोग, जैसे कि वहाँ पे बेसिकली आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक स्थिर साधन होता है, एक अस्थिर साधन, या उसको बोल सकते हैं परिवर्तनशील साधन, ठीक है। तो स्थिर साधन में फैक्टर में आप बोल सकते हो सिर्फ ज़मीन है, ज़मीन जो होगा आपका, जो फैक्ट्री होगा वो एक स्थिर हो गया, ठीक है, या जो मशीन है आपकी वो कैपिटल एक स्थिर हो गई। तो परिवर्तनशील साधन क्या हो गया, जैसे लेबर लेबर आपका क्या है, परिवर्तनशील साधन है। अब सपोज दैट कि जो आपका लैंड है, जो फैक्ट्री है, उसमें कैपेसिटी है लेबर का सॉरी कैपेसिटी है लेबर का 20 लेबर वहाँ पे काम कर सकते हैं, और प्रोडक्शन आपकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि वहाँ पे पहले आपके जो लेबर थे वहाँ पर सपोज दैट 10 लेबर काम कर रहे थे, तो प्रोडक्टिविटी हो रही थी। अब उस 10 लेबर को आपने 12 कर दिया, 12 से आपने 14 कर दिया, 14 से आपने 20 कर दिया। अब मैंने कहा कि उस फैक्ट्री की जो कैपेसिटी लेबर की थी वहाँ पर काम करने की, देखो कोई भी चीज़ में आप ज़बरदस्ती भर नहीं सकते ना। एक अगर मान लो कोई एक कमरा है, तो उस कमरे में सपोज दैट अगर आपको, जैसे मैं इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, तो उस कमरे में कैपेसिटी है हार्डली मान लो 50 बच्चों की बैठने की, तो 50 की जगह पे मैं 100 नहीं डाल सकती, 50 की जगह पे 70 मैं नहीं डाल सकती हूँ। हाँ, एक आध दो आगे पीछे 52-53 हो सकता है, 55 भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं 70 करूँगी तो फिर जो बच्चे पहले से एडजस्ट है उनको प्रॉब्लम होने लगेगा, दिक्कत आएगी, कंसंट्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो जो मेरा प्रोडक्शन जो अच्छा खासा जा रहा था 50 में, वो ऑटोमेटिकली गिरना चालू हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब उत्तरोत्तर इकाई के बढ़ते, ये जो उत्तरोत्तर इकाइयों के बढ़ने के प्रयोग जो बोला जा रहा है, यानी कि ये परिवर्तनशील साधन, उसको जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, उत्पादकता आपकी घटती जाएगी। तो ये आपका क्या है, कारण है, और ये क्या है, परिणाम है। जो घटती हुई उत्पादकता है ये क्या हो गया, परिणाम है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी फैक्ट्री में 20 मजदूर को काम करने का था, उसमें आपने बढ़ाते जा रहे हो, तो बढ़ाने से प्रोडक्शन आपकी बढ़ थोड़ी रही है, क्योंकि आपका जो स्थिर साधन है वो तो ऑलरेडी फुल्ड हो चुका है, ठीक है।
तो ये दूसरा एग्जाम्पल है, और इस चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जब चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे बता नहीं रही हूँ, हल्का हल्का बस हिंट दे रही हूँ कि यहाँ पे मेरा जो मेन फोकस है वो वास्तविक विज्ञान को समझाना है कि क्या कारण है और क्या परिणाम। तो ये इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में यहाँ पे कारण और परिणाम को समझाया जा रहा है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे तुम्हारा है एक्सचेंज, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का थर्ड पार्ट था। तो यहाँ देखो कीमत परिवर्तन का मांग और पूर्ति पर पड़ने वाला प्रभाव। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कीमत में परिवर्तन, या तो कीमत बढ़ेगी या तो कीमत घटेगी, उसके कारण मांग और पूर्ति पर प्रभाव कुछ ना कुछ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कारण और परिणाम का ही एक उदाहरण है। अगर कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अगर कीमत मैंने क्या बोला, आई डोंट नो। अभी जैसे कि मैं बोल रही हूँ दोबारा से, अगर कीमत आपकी बढ़ती है, इट्स नेचुरली, जो कीमत अगर किसी भी चीज़ की बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है, मांग जो होती है घट जाती है। अगर कीमत आपकी घटेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये अपोजिट रिलेशनशिप होता है डिमांड और कीमत के बीच में। और जस्ट उसका उल्टा होता है पूर्ति में, यानी कि सप्लाई में क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे सप्लायर हो, मतलब यहाँ पे सेलर होते हैं। ये भी चैप्टर आप पढ़ोगे डिमांड एंड सप्लाई का, बस आप माइंड में सेट कर लो कि डिमांड एंड जो प्राइस जो होता है उसमें आपका रिलेशन जो होगा वो अपोजिट होता है, ठीक है। और पूर्ति में क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर होता है और डिमांड में आपका कंज्यूमर डिसाइड करता है। तो सेलर यहाँ पे क्या है कि वो चाहेगा कि जितना अधिक से अधिक हमको कीमत मिले उतना हम क्या कर सकें, माल को बेचें, ठीक है। और कम अगर कीमत होगी तो वो जल्दी अपना इंटरेस्ट नहीं लाएगा वहाँ पे बेचने के लिए। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ती जाती है सप्लाई भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो यही कीमत एक कारण हो गया, कीमत में परिवर्तन क्या है, कारण है, और मांग और पूर्ति में जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो गया, आपका परिणाम हो गया, ठीक है। अब फोर्थ नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। साधनों की पूर्ति बढ़ने पर उन साधनों की पूर्ति बढ़ने पर उन साधनों की कीमतें घटती हैं। अब देखिए, साधन की जो पूर्ति है, जो भी साधन है आपके, जो भी फैक्टर्स हैं, उसकी पूर्ति अगर बढ़ जाती है तो उन साधनों की कीमतें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। यह वस्तुतः कारण एवं परिणाम का ही उदाहरण है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार थोड़ा सा मैं सेट कर दूँ, एक मिनट। राजस्व आप देख सकते हो यहाँ पे, पब्लिक फाइनेंस, कर लगाने पर उपभोग, कर लगाने पर उपभोग, उत्पादन एवं वितरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि टैक्स, जैसे सरकार ने जैसे ही टैक्स लगाया तो टैक्स, अगर टैक्स ज़्यादा कर देती है तो उस पर उपभोग पर असर करेगा। अगर टैक्स ज़्यादा कर देगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा, अगर टैक्स कम कर देगी तो कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगा। उसी तरह से उत्पादन पर भी असर करता है टैक्स को लेकर के, और वितरण पर भी असर करेगा, ठीक है। तो ये जो टैक्स लगाया है ये क्या है, कारण हो जाएगा, और इस पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उपभोग, उत्पादन और वितरण पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। यह कारण और परिणाम के संबंध को ही स्पष्ट करता है। तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताना आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइंस क्या है, और जहाँ तक मैंने समझाया है फ्रॉम दिस बुक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।